हेलो एवरीवन, नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष सिंह और मेरे चैनल स्टडी फिलिया पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया कि वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे खत्म हुआ, उसकी क्रोनोलॉजी मैंने समझाई, पूरा एनालिसिस उसका किया। इस वीडियो में अब उसी की कंटिन्यूएशन का बात करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का कंटिन्यूएशन नहीं है, लेकिन आप ट्रीटी ऑफ वर्सेल या ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को फिर से एक बार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अभी मैं बताऊंगा अभी आगे कि कैसे दोनों वर्ल्ड वार आपस में कनेक्टेड थे। तो एक कनेक्शन देखेंगे हम लोग वर्ल्ड वार वन का, और इस वीडियो में पूरे वीडियो में वर्ल्ड वार टू के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसको कि टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। और ये 1939 से 1945 तक चली थी। मजा आने वाला है, बने रहिए मेरे चैनल पर, एक एक चीज बताऊंगा आपको, बने रहिए मेरे साथ। अगर पीरियड ऑफ वॉर यानी कि समय के बारे में बात करूं तो 1 सितंबर 1939 से 15 अगस्त 1945 तक करीब करीब 6 सालों तक ये लड़ाई चली थी। लेकिन कुछ फिलोसफर या कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि 1937 में जो सीनो जापानीज वॉर हुआ था, यानी चाइना और जापान के बीच में 1937 में भी एक लड़ाई लड़ी गई थी। और उस लड़ाई में जापान ने क्या काम किया था कि चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो जापान के साथ कनेक्टेड है समहाउ, जैसे संघाई का जो रीजन हो गया, उसको उन्होंने एनेक्स कर लिया था। और भी बहुत सारे रीजन को जीता था, जैसे संघाई है, एक मंचूरिया रीजन था, ये सब छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे रीजन को उन्होंने एनेक्स कर लिया था। तो 1937 का जो साइनो जापानीज वार है, तो मंचूरिया को तो 1931 में ही चाइना से जापान ने छीन लिया था। 1937 में फिर उसने संघाई को भी छीन लिया। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि युद्ध का जो थोड़ा सा पनपहाट है उसी समय से स्टार्ट हो गया था, लेकिन युद्ध स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 को। अगर देशों की बात करें कि किस किस देश ने पार्ट लिया, तो फिर से अलाइड पावर है। जो अलाइड पावर वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे, अगर मेरी वीडियो याद होगी आपको, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे जो अलाइड पावर थे, जैसे यूके, फ्रांस, यूएसए ने भी पार्ट लिया था, और रसिया यानी कि यूएसएसआर, ये इस बार भी पार्टिसिपेट किए थे अलाइड पावर। और साथ ही चाइना भी था, क्योंकि साइनो जापानीज वार भी था। और एक्सिस पावर की बात करें तो आपको लास्ट वाले सेंट्रल पावर का याद होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में सेंट्रल पावर की बात हम लोगों ने की थी, लेकिन यहाँ पर अब एक्सिस पावर हो गया है। जर्मनी अभी भी है, लेकिन जर्मनी के साथ आप लोगों ने देखा मैंने नाजी जर्मनी जोड़ा है। नाजी जर्मनी इसलिए जोड़ा है क्योंकि जर्मनी में उस समय नाजिज्म पार्टी का बोलबाला था और उनका डिक्टेटरशिप था। एडॉल्फ हिटलर का नाम इसी में आने वाला है। मजेदार कहानी है। साथ में इटली फिर से आ गया था। अब आप पूछेंगे कि ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर कहाँ है सेंट्रल पावर का, तो हमें पता था कि ओटोमन एम्पायर टूट चुका था, वो अब टर्की बन चुका था, और ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर छोटे छोटे बहुत सारे देश में बढ़ चुके थे। तो नाजी जर्मनी, इटली और जापान, ये ट्राईपार्टाइट पैक्ट हुआ था। करीब करीब ये तो बाद में हुआ था, लड़ाई के दौरान ही ये साइन हुआ था। ट्राईपार्टाइट एक्ट 1941 में हुआ था, ट्राईपार्टाइट एक्ट। लेकिन उसके पहले से ही नाजी जर्मनी, इटली और जापान में एक जैसी सरकार थी। कैसे? तो हर जगह डिक्टेटर था। अगर नाजी जर्मनी की बात करें तो वहाँ एडॉल्फ हिटलर थे। इटली की मैं बात करूँ तो इटली में अलग डिक्टेटर साहब थे। और जापान की बात करूँ तो जापान में मोनार्की सिस्टम था, या डेमोक्रेसी कह सकते हैं, क्योंकि लोग चुनते थे, लेकिन वहाँ पे भी मिलिट्री का बहुत बोलबाला था। तो ये तीनों एक्सिस पावर के जो सारे कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये सारे मिलिटरिज्म पर बेस्ड है, यानी कि इनकी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग थी। और ये इनके मन में एक चीज़ आ गई थी कि मेरी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है अब कि मैं किसी भी देश पर आक्रमण करके आराम से उसको जीत सकता हूँ। युद्ध का मेन कारण अगर मैं बात करूँ तो नाजी जर्मनी और एडॉल्फ हिटलर थे। अब देखेंगे कैसे हुआ था युद्ध, इवेंट्स का क्या हुए थे, नाजी जर्मनी, नाजीज्म पार्टी किस चीज़ पर बेस्ड है। बने रहिए, देखेंगे इसको भी, मजा आने वाला है। अब बात करते हैं युद्ध के कारणों की। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला कारण है राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान, जर्मनी एंड इटली। मैंने बताया कि इन तीनों जगहों पर डिक्टेटरशिप था, यानी तानाशाह शासक था। जर्मनी, जापान, इटली, ये तीनों चाहता था कि दुनिया के सारे देश में डिक्टेटर हो जाए, मतलब कहीं पर भी राजतंत्र जैसी कोई चीज़ न रहे, कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं रहे। और इन लोगों ने मिलिट्री बढ़ानी शुरू कर दी, अपनी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद आप सेकंड में देखेंगे, सेकंड इसका जो कारण था, जर्मनी में नाजिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। नाजिज्म एक्चुअली वहाँ पर एक पार्टी थी जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन से आना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर आने के बाद आपने एडॉल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, उसने नाजिज्म पार्टी का फाउंडेशन उन्होंने किया। और ये पार्टी एंटी जीव्स थी, यानी कि यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया जाता था उस टाइम में। बहुत सारा टर्म आप लोगों ने सुना होगा कि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन सेंटर पे डाल दिया जाता था, उन्हें ऐसे ऐसे गैस के चैम्बर में जला के मार दिया जाता था। बहुत 50 हज़ार यहूदी हर महीने मारे जाते थे। यहूदियों का सर्वनाश कर देना चाहते थे। एक्चुअली में नाजिज्म की जो थ्योरी थी ना,
वो नाजिज्म की थ्योरी एंटी ज्यू और एंटी मार्क्सिस्ट थ्योरी पर बेस्ड थी। मतलब उनका कहना था कि हम जो है नाजिज्म जो है वो आर्यंस रेस के बने हुए हैं, और आर्यन में भी इनकी वैरायटी सुपेरियर वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि आर्यंस हम लोग नहीं है, इंडिया में भी बहुत आर्यंस हैं। इंडिया में भी जब वैदिक युग स्टार्ट हुआ तो इंडिया में भी आर्यंस आए यहाँ पर ट्रैवल करके, लेकिन हिंदुस्तानी आर्यंस को भी ये सुपेरियर नहीं मानते थे। इनका कहना था कि जो रशियन आर्यंस है, यानी वहाँ की जो आर्य समाज है, वहाँ के आर्य समाज के लोग सुपेरियर हैं बहुत, मतलब बाकी लोगों से सुपेरियर, और उनको धरती पे सब पे राज करने के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी भी छोटे छोटे रेस के जो है, जो भी दूसरे समाज के लोग हैं, यहूदी है या कोई दूसरे समाज के लोग हैं, वो कमज़ोर है और उन पर राज करने के लिए इन आर्यंस को भेजा गया है। तो एक तो ये उनकी पद्धति थी, सिद्धांत जो थी इनकी काफ़ी गलत थी, और ये हॉलोकॉस्ट मचा था। हॉलोकॉस्ट का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, यानी कि बहुत अत्याचार किया गया था यहूदियों पे। तीसरा आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्सैल या ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस जिसको कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुआ था, जिसपे जर्मनी पे बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया था, उनको मिलिट्री सिस्टम से रोक दिया गया था। ये बात हिटलर को बर्दाश्त नहीं हुई, और हिटलर चुन के ही आए थे। हिटलर एक्चुअली में एक चांसलर थे वहाँ के। हिटलर कोई डिक्टेटर जो पहले बने, तो पहले वहाँ हिटलर वहाँ के सैन्य ताकत के चांसलर थे। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और 1914-1918 के वर्ल्ड वॉर में भी हिटलर एक मेजर के जैसे, वहाँ पे जैसे इंडिया में मेजर होता है, वहाँ पे एक रोल कर रहे थे। उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई कि जब हम लोग लड़े, हार गए, हारने के बाद हम पर इतना टैक्स भी इम्पोज कर दिया गया, फाइन भी लगा दिया गया, उसके बाद हमें मिलिट्री स्थापित करने से ही मना किया जाने लगा। यही सब कारण था कि हिटलर ने क्या क्या किया कि ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस को तोड़ दिया। बोला कि हम फाइन दे रहे हैं, फाइन देंगे, लेकिन ये जो बात थी कि ग्रीनलैंड नाम की जगह है या फिर यहाँ पर हम अपना मिलिट्री नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा। और हिटलर ने ठीक उसके अगेंस्ट काम किया। उसने मिलिट्री भी बनाना शुरू किया और अपने बॉर्डर्स पे मिलिट्री लगाना भी शुरू किया। तो एक तरह से ट्रीटी ऑफ वर्सैल को हिटलर ने नहीं माना और उसे पूरी तरह से खंडित कर दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन क्या है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है लीग ऑफ नेशन के बारे में। इसके बारे में बता दूं, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ ना, तो दुनिया के सारे देशों ने मिलकर एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। उसने कहा कि आगे फिर ऐसा कोई वर्ल्ड वार ना हो, कोई विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि बहुत क्षति होता है, पैसे का, जान का, माल का, सब कुछ का क्षति होता है। तो जैसे अभी यूनाइटेड नेशंस वर्क करता है दो देशों के बीच में संधि कराने का या ट्रीटी कराने का काम, उस समय लीग नेशन करता था, लेकिन लीग नेशन चला नहीं। लीग नेशन की फेलियर, यानी कि लीग नेशन जिस काम से बनाया गया था वो काम नहीं कर पाया, और तरह तरह की छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत जगह दुनिया में लड़ी जाने लगी। तो एक तरह से लीग नेशन भी अपने काम में नहीं हुआ और काम नहीं कर पाया। और इसी तरह कहा जाता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में लीग नेशन का भी हार का बहुत बड़ा ये रीजन है कि वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ। वार कैसे शुरू हुआ इसके बारे में मैं भी बताता हूँ। जैसे जर्मनी क्या था कि जर्मनी को लग गई थी कि मेरी सैन्य ताकत बढ़ रही है, अब मेरे लोगों को रहने के लिए, यानी कि आर्यंस को रहने के लिए, जो नाजिज्म पार्टी के लोग थे उनका ऐसा मानना था कि आर्यंस को रहने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। तो जितने भी आसपास के कमजोर देश थे ना, जर्मनी उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहले उसने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया 1938 में। चेकोस्लोवाकिया जो बनी थी बाल्टन सिटी में 1939 में, चेकोस्लोवाकिया को उसने अपने हवाले कर दिया। तो ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के बाद फिर भी उसका प्यास नहीं बुझा जर्मनी का, तब उसने एक दिमाग की बात कही। उसने यूएसएसआर का मतलब होता है रसिया, यूनाइटेड सोवियत यूनियन करके इसका नाम है, रसिया को कहते हैं। तो रसिया में चूंकि कम्युनिस्ट की सरकार थी, तो रसिया में जर्मनी ने कहा कि आप और हम मिलकर पोलैंड पर आक्रमण करते हैं। पोलैंड बहुत बड़ा कंट्री है, वहाँ यूरोपियन ही अच्छा खासा कंट्री है। तो हम दोनों मिलकर पोलैंड पे आक्रमण करते हैं, आधा जीतने के बाद आधा आप रख लो, आधा हम रख लेते हैं। तो ऐसा जर्मनी का मानना था और ऐसा ही हुआ। और युद्ध की अगर शुरुआती कारणों की बात करें तो यही कारण है कि जर्मनी और यूएसएसआर ने आपस में संधि करी और उसने पोलैंड पे आक्रमण किया। अब हम लोग आगे वाले इवेंट्स में देखेंगे कि पोलैंड पे आक्रमण हुआ तो इसमें ब्रिटेन कहाँ से कूद के आया, इसमें फ्रांस कहाँ से कूद के आया। और यूएसएसआर जब जर्मनी के साथ लड़ रहा है तो फिर यूएसएसआर को हम लोगों ने देखा कि यूएसएसआर और जर्मनी ने तो अलग अलग लड़ाई लड़ी। यूएसएसआर बाद में अलाइड पावर का हिस्सा हो गया और जर्मनी हमेशा से एक्सिस पावर में रह गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ट्राईपार्टाइट एक्ट के बारे में, हर एक्ट के बारे में भी इसके बाद हम लोग देखेंगे। बने रहिए, देखेंगे, मजा आने वाला है। कैसे कौन कितना मरा, कैसे सैनिक कितने मरे, सब हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखा कि छोटी छोटी बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही है। जर्मनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़के कभी ऑस्ट्रिया को, कभी चेकोस्लोवाकिया को अपने आप में इन्वेट कर रहा है। उसके बाद जर्मनी ने यूएसएसआर यानी कि रसिया के साथ एक समझौता कर लिया कि पोलैंड को हरा के आधा आधा आपस में बांट लेना है। लेकिन अभी तक वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत नहीं हुई थी क्योंकि लड़ाइयाँ छोटी छोटी जगहों पे हो रही थी। पोलैंड के एक डिफेंस ट्रीटी में था, किसके साथ? यूके और फ्रांस के साथ। यूके और फ्रांस को पोलैंड ने ये कहा था कि आपको मैं रिसोर्सेज दूंगा, लेकिन जब भी कोई दूसरा देश मेरे पर आक्रमण करेगा तो आपको अपना सैनिक लाके मुझे बचाना पड़ेगा, मेरी रक्षा करनी होगी। और यही ट्रीटी है सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को वो दिन था जिस दिन वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत हुई। जर्मनी और यूएसएसआर ने जैसा संधि किया था, जैसा उन्होंने प्लानिंग किया था, पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। पोलैंड पे आक्रमण कर दिया तो पोलैंड की ट्रीटी किसके साथ साइन थी?
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के साथ। तो अपने ट्रीटी की लाज बचाने के लिए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने पोलैंड के बचाव में आके उन्होंने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वार सेकेंड की। जर्मनी और यूएसएसआर चूंकि बहुत ताकतवर थे, दोनों बहुत आपस में ताकतवर देश थे, तो दोनों ने पोलैंड को 2-4-10 दिनों में जीत लिया और आधा आधा बांट भी लिया। लेकिन ये लड़ाई इतनी ही तक नहीं थमी। जर्मनी चूंकि ताकतवर बढ़ता जा रहा था, उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, तो जर्मनी ने नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम तक को तुरंत जीत लिया। और इधर यूएसएसआर ने जितने भी बाल्टिक स्टेट्स हैं, यानी कि उसके आसपास के जितने छोटे से देश है, लैथविया है, लुथिनिया है, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे देश है, उसको वो आराम से उसको मार रहा था और उसको आक्रमण करके सारे देशों को अपने अंदर में मिलाते हुए जा रहा था। तो आप देख रहे हैं कि जर्मनी और यूएसएसआर कैसे आपस में मतलब बहुत सी मतलब कोहराम मचा के रखा हुआ एक तरह से कह सकते हैं। तो इतना ही तक नहीं, जब मना तो इटली भी जर्मनी का साथ देने लगा और इटली की मदद से जर्मनी ने फ्रांस को 7 दिनों में, याद रखिएगा फ्रांस जैसे ताकतवर देश को मात्र 7 दिनों में, 7 डेज, विदिन 7 डेज फ्रांस को जर्मनी हरा के पेरिस तक पहुंच गया। और इस कारण से जर्मनी का जो नाम था वो पूरे वर्ल्ड में सब लोग इसे मानने लगे कि जर्मनी का तूती बोलने लगा, हिटलर नाम का तूती बोलने लगा। यानी कि हिटलर ने जो प्रॉमिस किया था अपने लोगों से, अपने आर्यंस से उसने प्रॉमिस किया था कि मैं पावर में जब आऊँगा तो जो भी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में जो भी हमें हार का सामना करना पड़ा है, वर्ल्ड वार 1 में हम इतनी इंसल्ट झेलनी पड़ी, उस सब का बदला ले लूँगा। और वही हुआ। फ्रांस चूंकि हराया था वर्ल्ड वार 1 में, ऐसा नहीं है कि फ्रांस पर आक्रमण हुआ और फ्रांस चूंकि हरा दिया था वर्ल्ड वार 1 में, तो इस बार देख रहे हैं आप कि सेकेंड वर्ल्ड वार में फ्रांस को 7 दिनों के अंदर जर्मनी ने हरा दिया। जर्मनी की भूख इतनी बढ़ गई कि इतना तक नहीं माना। कहते हैं कि शेर को पालोगे तो अगर शेर को भूखा छोड़ोगे तो शेर मालिक पर ही आक्रमण कर देता है, और यही बात हुई। जर्मनी किसके साथ ट्रीटी में था? अभी तक यूएसएसआर यानी कि रसिया के साथ में था। लेकिन आप सबको पता है कि रसिया आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उस समय भी दुनिया का सबसे बड़ा देश था। अब जर्मनी के पास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को रखने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी, खान पान की जरूरत थी, जगहों की जरूरत थी। वो जगह न पोलैंड से पूरा हो रहा था, न ऑस्ट्रिया से पूरा हो रहा था, न डेनमार्क से, न नॉर्वे से। तो जगह बचता कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी देश यानी कि यूएसएसआर। तो जिसके साथ ट्रीटी करके उसने पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड पर राज किया, उसी पर जर्मनी ने एट लास्ट हमला कर दिया। जर्मनी ने अकेले हमला नहीं किया। आपने ट्राईपार्टाइट एक्ट का नाम सुना होगा, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था ट्राईपार्टाइट एक्ट। उसमें जर्मनी के साथ देने में जापान और इटली का भी हाथ था। तो तीनों को मिलाकर कहते हैं एक्सिस पावर, ट्राईपार्टाइट एक्ट के कारण। उस एक्सिस पावर ने मिलकर यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। जर्मनी को लगा कि जैसे मैं सारे जगह जीतते आ रहा हूँ, यूएसएसआर को भी जीत लूंगा आसानी से, बहुत बड़ा क्षेत्र है, आधा भी अगर जीत लिया तो मैं अपने सैनिकों को वहां बैठा दूंगा, मेरे लोग आराम से खाएंगे, मेरे लोग बढ़ेंगे दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यूएसएसआर यानी कि रसिया में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है। सैनिक घुस तो गए थे बॉर्डर पे, बॉर्डर पार भी कर गए थे, लेकिन गर्मियों के दिन में 2-3 महीने तक लड़ाई चली और जैसे ही सर्दी आई, जर्मनी के सैनिकों को कभी उस कड़ाके की ठंड में लड़ने का कभी अभ्यास नहीं किया था उन्होंने। भारी मात्रा में तबाही मची। एक दिन में 10-10 हजार, 20-20 हजार सैनिक मारे जाने लगे जर्मनी के, और वहां से जर्मनी को यूएसएसआर से खदेड़ दिया गया। यानी कि जर्मनी अपने मंसूबे में नाकाम रहा। रिसोर्सेज की सर्च में जो यूएसएसआर पर उसने हमला किया था, वही यूएसएसआर उसे नाको तले उंगली दबा दी और असल में फिर जर्मनी को भागकर वापस आना पड़ा। तो ये कहानी थी 1941 तक की। अभी तक इस वार में यूएसए की एंट्री नहीं हुई, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एंट्री नहीं हुई है। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि अमेरिका कब वार में कूदा, कब जापान पे हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए गए, तो इन सब तरह की एटॉमिक बम्स कैसे गिरे, कितने लोग मारे गए, उनके साथ कौन सपोर्ट कर रहा था, इंडिया का क्या रोल था वर्ल्ड वार 2 में, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।